जय श्री राम। साढ़े साती, ये शब्द ही काफ़ी है डराने के लिए। जिन लोगों को ज्योतिष की एबीसी भी नहीं आती या ज्योतिष से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, उन्होंने भी ये साढ़े साती, मांगलिक, काल सर्प दोष ऐसे शब्दों को ज़रूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के द्वारा डर का माहौल बनाया जाता है। अभी रिसेंटली शनि महाराज बदलने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों की साढ़े सातियाँ आरंभ होने वाली है, कई लोगों की ढैया स्टार्ट होने वाली है। तो ये माहौल दोबारा क्रिएट किया जा रहा है कि किन किन का क्या क्या नुकसान होने वाला है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साढ़े साती आपके ऊपर असर डालती है, क्या आपके ऊपर बिल्कुल कुछ असर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्यों कुछ लोग साढ़े साती में बहुत उन्नति कर लेते हैं, क्यों कुछ लोगों को साढ़े साती में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, इन सब के पीछे का कारण क्या है। तो आज जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि साढ़े साती से जुड़ी भ्रांतियाँ, डर और क्या क्या बातें सच हैं, उनको आप अच्छे से जान पाएंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि साढ़े साती होती क्या है, इसको कैसे, इसका विचार कैसे किया जाता है। जिन दर्शकों को बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं है उनके लिए देखिए, आप ही जन्म पत्रिका में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है उसे आपकी राशि कहा जाता है। उस राशि को साढ़े साती में देखा जाता है, एक फैक्टर वो है। और दूसरा फैक्टर है आज अभी शनि महाराज कहाँ गोचर कर रहे हैं, उसको लिया जाता है। इन दोनों को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि किसकी साढ़े साती चल रही है, किसकी ढैया चल रही है, कौन सा पार्ट चल रहा है। ये सब कैसे, इसको कैसे देखते हैं, तो बस आपको क्या करना है, अपनी राशि देखनी है कि आपकी राशि क्या है, चंद्रमा कहाँ बैठा है। जैसे फिलहाल के लिए मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि जिनकी भी है, वहाँ पर अगर हम उंगली रखें तो उससे एक पिछले उस घर पर और उससे अगले घर पर जब भी शनि महाराज गोचर करेंगे तो साढ़े साती आएगी। फिलहाल शनि का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, जो कि मेष से एक पीछे पड़ती है। इस वजह से मेष राशि वालों की साढ़े साती आरंभ होने जा रही है। मीन की फिलहाल चल ही रही है और कुंभ की भी अभी साढ़े साती का आखिरी फेज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि मकर राशि वालों की साढ़े साती खत्म हो गई है। रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा कि क्या साढ़े साती किसी शास्त्र में लिखा भी है या ये बेवजह का डर है, क्योंकि सुना होगा कि किसी ने बोला होगा, कहीं आर्टिकल वगैरह देखा होगा कि क्या साढ़े साती तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर ये जो श्लोक दिखा रहा हूँ, इस श्लोक के आधार पर बताया गया है कि साढ़े साती का विचार करना क्यों आवश्यक है। अगर आप श्लोक पर ध्यान दें, द्वादशे जन्मगे राशो द्वितीये च शनिश्चरा साधानी सप्तवर्षाणि तथा दुखैर्युतो भवेत्। जैसा कि आप देख रहे हैं, द्वादश भाव में और जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ पर, और उससे अगले भाव में जब भी शनि महाराज का गोचर होता है तो उस काल को दुख के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो ये तो है साढ़े साती का कारण कि क्या बताया गया शास्त्र में कि साढ़े साती होती है कि नहीं। तो भाई साढ़े साती नाम की चीज़ होती तो है। अब ये जो साढ़े साती होती है, ये होती क्यों है, क्या परेशानी हो जाएगी साढ़े साती में। तो इसको समझते हैं कि चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है, आपके इमोशन को इंडिकेट करता है, बहुत ही चंचल ग्रह है, आनंद भोगने में उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अब एक ऐसे ग्रह पर विरक्ति के कारक, दुख के कारक जैसे ग्रह का गोचर हो जाए, और वो भी 2.5 साल के लिए, 2.5 साल इसलिए बोल रहा हूँ, जब चंद्रमा के ऊपर से आता है तो 2.5 साल वो रहते हैं, तो उसको निश्चित ही शास्त्रों ने उसकी प्रशंसा नहीं की और कहा इस टाइम पीरियड पर आपको थोड़ा दुख का अनुभव, विरक्ति का भाव, ये सब आप में बढ़ेगा। और केवल उसी को ना लेते हुए उन्होंने कहा उसके 2.5 साल पहले से लेकर 2.5 साल बाद तक भी लगभग 7.5 साल मन को वो दुख, परेशानी, विरक्ति के दौर से गुजरना होगा। ये तो है मोटा मोटा क्यों साढ़े साती के बारे में बात कही गई होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, कुंडली में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, उसके ऊपर जो सबसे धीमा ग्रह है उसको बिठा दिया जाए और कहा जाए कि आप बताइए टाइम कैसा होगा, तो स्वाभाविक है कि वो टाइम इतना अच्छा तो नहीं होगा
मनस्थिति के लिए, आपके आपके मेंटल पीस के लिए। तो इस वजह से साढ़े साथी का विचार किया जाता है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वहाँ पर कुछ अंश पर बैठा होगा, कुछ डिग्री होगी उसकी, हो सकता है वो 22 पर हो सकता है वो 7 पर हो सकता है वो 3 पर हो। हमेशा आपको क्या करना है कि जितनी चंद्रमा की डिग्री है उसके आधार पर देखना है कि साढ़े साथी कब स्टार्ट होगी। जैसे अभी मैंने कहा मेष राशि वालों की साढ़े साथी आ रही है, तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में 15 डिग्री पर है, हाँ उनकी साढ़े साथी ये अभी जो 29-30 अप्रैल के बाद, जैसे ट्रांजिट अभी होगा, शनि मीन में जाएंगे मार्च में, तो उसके बाद से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा 28-27 ऐसे डिग्री पर बैठा है, उनके ये टाइम पीरियड साढ़े साथी का लगभग 1 साल बाद आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो चंद्रमा की डिग्री है बहुत मैटर करती है कि आपकी साढ़े साथी कब स्टार्ट हो रही है। एक और चीज़, अगर किसी की मेष राशि में चंद्रमा 2 अंश पर है, 3 अंश पर है, उनकी ऑलरेडी 1 साल पहले से ही साढ़े साथी चल रही है, उन्हें शायद पता भी नहीं हो, लेकिन आज उनको बता दें कि आप साढ़े साथी का 1 साल काट चुके हैं, अब आपको बस सिर्फ 6.5 साल और काटने हैं। अच्छा, 6.5 साल की बात करूं तो इसके बारे में और भी आपको बताता हूं। देखिए 7.5 साल साढ़े साथी के और 5 साल ढैया के, ढैया भी एक चीज़ होती है, आगे आप इसी वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा। तो अगर हम देखें तो जिंदगी का लगभग 40% भाग हम साढ़े साथी या ढैया में काटते हैं। तो अगर अगर ये नेगेटिव टाइम पीरियड होता जैसा कि जितना बताया गया है, तो जिंदगी का 40% भाग तो आप दुख में ही बिता रहे होते, टेंशन में ही बिता रहे होते सभी के लिए। पर क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता भी है, सपोज मान लेते हैं काफ़ी लोग सब अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करते हैं, 40% भाग उनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल में चला जाता है। तो अगर स्ट्रगल इतनी ही कॉमन है तो फिर हम डरे क्यों? डर तो उस चीज़ का हो ना जिसको हम कहें कि भाई 40 साल में 1 बार हो रहा है, या ज़िंदगी में मुश्किल से 2 से 3 बार होगा, वो भी 2-3 साल के लिए, तो टेंशन भी हो। जब साढ़े साथी ढैया का फेस ही 40% आपकी लाइफ को कवर करके रखेगा, तो फिर इससे इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक डर तो मन से निकाल दीजिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आपके चंद्रमा के अंश पर आधारित है कि ये कितना नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, या मतलब कितनी जल्दी इसका टाइम आएगा, कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इस साढ़े साथी को भी 3 फेसेस में बांटा जाता है। पहला फेस जब वो 12वें घर में आती है, चंद्रमा से 12वें, फिर जब वो चंद्रमा पर आती है, और फिर जब वो चंद्रमा से अगले भाव में जाती है। 2.5 साल के 3 फेस होते हैं, टोटल मिला के 7.5 साल। अब ज़रा अगर हम ध्यान देना इस बात पर कि इन साढ़े साथी में, अगर जिनको ज्योतिष का ज्ञान है उनको बोल रहा हूँ, आप अगर कोशिश करें देखने की कि कुंडली के कितने भाव कब कब प्रभावित होंगे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। कैसे? अगर 12वें भाव में शनि हुआ, अगर 12वें भाव में शनि का गोचर हुआ, तो वो 12वां, दूसरा, छठा और 9वां इन भावों पर असर डालेगा। आप कह सकते हैं कि वित्त के भाव, यानी कि दूसरा घर वित्त का होता है, पैसे का होता है, 12वां घर खर्चों का होता है, दोनों के ऊपर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव आ जाएगा। छठे भाव पर भी उसका प्रभाव आ जाएगा, जो कि संघर्षों का भाव है। ठीक है, संघर्ष यहाँ पर कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं बाय द वे, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। और भाग्य स्थान पर इसका असर आ जाएगा, यानी भाग्य की गति को धीमा कर देगा। जो काम जल्दी बन जाने चाहिए थे वहाँ थोड़ा लेट होने लगेगा, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच रहेगा, इस तरह के कुछ योग बन जाएंगे। अगर हम शनि खराब है, कुंडली में ऐसा लग रहा है कि सच में साढ़े साथी बुरा असर करने वाली है, तो एक बात। उसके बाद लगन में आ जाएगा शनि, जो सेकंड फेज है। लगन में आएगा तो वो आपके तीसरे भाव को देखेगा, आपके विवाह के भाव को देखेगा, आपके कर्म के भाव को देखेगा, और आपकी देह के भाव में वो बैठा होगा। तो जो भी उसको असर देना है, अच्छा या बुरा, वो इन्हीं पर इम्पैक्ट डालेगा। मैं चंद्रमा से बात करूँ, चंद्रमा के ऊपर होगा, चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से 7वें, चंद्रमा से 10वें। अब 10वां घर करियर का है, करियर के भाव पर शनि, जो कि धीमा चलने वाला ग्रह है, उसका प्रभाव आना, विरक्ति के कारक का प्रभाव आना, करियर में अवरोध पैदा करने के योग बनाता है, कार्य क्षेत्र पर नेगेटिविटी दिखाता है। सप्तम हमारे वैवाहिक जीवन का है, तो विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में
हम कह सकते हैं कि विवाह करवाता है, साढ़े साथी में विवाह ज़्यादा होते हैं बाय द वे, और लेकिन वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा नीरस कर देता है, क्योंकि शनि के पास वो रस ही नहीं है जो वैवाहिक जीवन के लिए चाहिए। शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि को हम ज़्यादा यहाँ पर अनिष्टप्रद नहीं मानते हैं, क्योंकि तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पराक्रम बढ़ाती है। इस आधार पर इतना कोई ये बुरा योग नहीं है, पर आपको अपनी सेहत का ध्यान देना होगा, मैरिड लाइफ और करियर। इसके बाद आते हैं शनि जब दूसरे घर में आएगा। जब शनि दूसरे भाव में आएगा तो उसकी एक दृष्टि जाएगी आपके सुख भाव पर, यानी 4th हाउस पर, एक जाएगी आपके आयु भाव पर, एक जाएगी आपके 11वें भाव पर, जिससे कि आय देखते हैं। अब धन भाव में गोचर हो और आय भाव पर दृष्टि हो शनि की, तो धन और आय दोनों में अवरोध पैदा करेगी। तीसरी दृष्टि आपके मानसिक शांति या चौथे घर पर है, जो कि गृहस्थ शांति को भी दिखाता है, तो घर में क्लेश या दुख या टेंशन देने का काम करेगा। एक बात और भी समझिएगा, यहाँ पर जब शनि की तीसरी दृष्टि आती है तो मकान बनाने वाले जो लोग हैं या जो जिनको प्रॉपर्टी जनरेट करनी है, उसके लिए योग अच्छा रहता है। कब? जब शनि दूसरे में गोचर कर रहा हो चंद्र राशि से, या जिनकी जाती हुई साढ़े साती, तो जाती हुई साढ़े साती में ये घर देखेगा। अगर हम इस तरह से इस पूरे चार्ट को देखें तो हमें क्या पता लगता है कि साढ़े साती के दौरान पंचम भाव को छोड़ दिया जाए, पंचम भाव को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे भाव पर शनि का प्रभाव आने वाला है। दोबारा मैं दोहराता हूं, साढ़े साती के दौरान केवल पंचम भाव को छोड़कर, यानी जो बुद्धि का है, विवेक का है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब घर पर शनि की कभी ना कभी दृष्टि आएगी, या तो पहले 2.5 साल में आ जाएगी, या बाद के 2.5 साल में, या लास्ट वाले 2.5 साल में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह खराब नहीं करता है। जब जब वो 3, 6, 10, 11 भाव को देखे तो हम कहते हैं कि उपचय भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी होती है, रिस्क लेने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है। उस आधार पे कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब है। तो साढ़े साती में ये पूरी कुंडली कवर करता है, केवल पंचम भाव को छोड़कर। साढ़े साती 40% आपकी ज़िंदगी में बनी रहती है अलॉन्ग विद ढैया। और हमने बात की कि चंद्रमा के डिग्री को देखते हुए कैसे साढ़े साती देखी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, साढ़े साती अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल की है तो उसने ज़रूर अब तक भोग ली होगी। आई रिपीट, साढ़े साती 30 साल के भीतर भीतर 101% आ जाती है। 30 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25-26 के बाद से आप अगर 25-26 से ऊपर है तो साढ़े साती आपकी स्टार्ट हो जाती है। ज़िंदगी में कितनी बार आती है इस पर भी बड़ी चर्चा होती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तीसरी साढ़े साती जब ज़िंदगी में आती है, क्योंकि 30-30-30 लगभग आखिरी 30 साल में आएगी वो साढ़े साती, तो कहते हैं वो व्यक्ति को लेके चली जाती है। पर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 साढ़े साती देखी है। जो लोग पैदा ही साढ़े साती में हुए हैं, जो लोग पैदा ही साढ़े साती में हुए हैं, उनकी संभावना रहती है कि वो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में 4 साढ़े साती भी देख सकते हैं, क्योंकि 100 साल से पहले वो आ जाएगी। अन्यथा ये डर कि तीसरी साढ़े साती आती है तो फिर वो प्रॉब्लम लेके आती है। ज़रा इसको भी समझते हैं। देखिए, पहली साढ़े साती 70-80% लोगों के केस में उनके बाल्यावस्था में निकल जाती है, जब वो पढ़ रहे होते हैं। तो अगर पढ़ाई के समय दुख का माहौल है, विरक्ति का माहौल है, तो इसको शुभ लिया जाता है कि एटलीस्ट आप फोकस कर पाएंगे। वैसे ही जीवन में संघर्ष होने चाहिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा जो जब पढ़ रहा हो तो उसके जीवन में संघर्ष थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि वो निखर के आए। वो जैसे कहते हैं ना, सोना तप के कुंदन बनता है, तो कुंदन बनने के लिए तप तो चाहिए, और शनि तप का कारक है। तो बहुत अच्छी बात है अगर साढ़े साती बचपन में है तो ये कहा जाता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साढ़े साती लगभग जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके होते हैं और बच्चे हो गए हैं, बच्चे होने वाले, उस दौरान आती है। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि 30 साल से लेकर 60 साल के बीच में लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट मोड़ ले रही होती है। उस दौरान कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि शनि आएगा तो माता पिता की आयु को खतरा है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 60 के होंगे या 55 के होंगे या 45 के होंगे तो आपके माता पिता 65, 70, 80, 90 के आसपास चल रहे होंगे। अब अगर उस एज ग्रुप में होंगे तो जाने की संभावना, भगवान ना करे कोई जाए, लेकिन लोगों का मानना है कि उस टाइम में होना तो अपने आप ही होना है, उसमें साढ़े साती को क्यों आप दोष दे रहे हैं।
कि साढ़े साथी में ऐसा होता है, तो उसको भी हम साढ़े साथी से गलत जोड़ते हैं। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक गृहस्थ आदमी के लिए जो अपने अभी घर में सुकून चाह रहा है, घर की वृद्धि चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है, सुख शांति चाह रहा है, उसके ऊपर साढ़े साथी का इम्पैक्ट आएगा तो उस दौरान थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा देगा, राइट। अच्छा, फिर हम तीसरी साढ़े साथी पर आते। तीसरी के लिए बोला व्यक्ति पूरा हो जाता है, नहीं भी हो तो तीसरी साढ़े साथी में विरक्ति का भाव, जो हमारे ग्रंथों में लिखा भी है कि वानप्रस्थ, आपने सुना होगा एक आश्रम होता है वानप्रस्थ। आपने सब घर बना लिया, बच्चों को सेटल कर दिया, बच्चों को दीजिए और अब आप घूमना ट्रैवल करना चालू कीजिए, कभी जाइए अलग अलग ज्योतिर्लिंग पे जाइए, आप धाम के दर्शन करें, मतलब लाइफ में टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब आपको लगाव नहीं रखना है भौतिक सुखों से। तो उसको हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ के लिए तो ये अमृतमय हो गया, विरक्ति का कारक है, आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, फिर भी वो छुड़वा के कह रहा है भैया हो गया, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। तीसरी साढ़े साथी भी बहुत अनिष्टपद नहीं होती है। तो ये जोड़ना कि पहले में ये होगा, दूसरे में माँ बाप जाएंगे, तीसरे में आप खुद चले जाएंगे, ये लॉजिक निरर्थक है। और जिन लोगों ने भी कहा होगा उन्होंने शायद ये लॉजिक ढूंढा होगा कि इस उम्र में क्या हो रहा होता है। मैंने सुना है कि पहली साढ़े साथी दुख नहीं देती है। भैया वो इसलिए नहीं देती है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई के दौरान साढ़े साथी आना, मैंने अभी जैसे बताया, लाभदायक है, क्योंकि आप तपेंगे तो आप कुंदन बन पाएंगे। तो इस हिसाब से देखें तो एक ही साढ़े साथी में थोड़ा घबराने की ज़रूरत है या टेंशन होती है, जो कि गृहस्थ काल में आए, यानी कि 30 से 60 के बीच में आए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या बात कही? हमने 3 फेसेस की बात कर ली, हमने 3 बार आने की बात कर ली, हमने चंद्रमा की डिग्री की बात कर ली, और क्या रह गया? और कुछ रह गया क्या? चलो, अगर कुछ रह गया होगा तो अभी आगे कवर कर देंगे, अभी आगे बात करते हैं। अब हम उन 4 फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से साढ़े साथी का असर अलग अलग लोगों पे अलग अलग हो जाता है। जिसमें सबसे पहला है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना बली है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। अगर वो पत्रिका में बली है, ऐसी राशि में है जहाँ पर उसके पास बल है, सूर्य से 7वें घर में है, पूर्णिमा का जन्म है, ऐसी स्थिति में जब साढ़े साथी आएगी भी तो भी आप बहुत टेंशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपके मूल स्वभाव में टेंशन लेना नहीं है, तो आप पर कम असर करेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि तूफान में जो कच्चे पौधे होते हैं या ऐसे ऐसे दरख्त होते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती है, वो उखड़ जाते हैं। लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हो तो वो तूफान में हिलते तो ज़रूर हैं, नुकसान तो उनका भी होता है, लेकिन इतना नहीं कि आप कहें कि उसका सब कुछ तबाह हो गया। तो ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में मून कितना स्ट्रांग है, चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं। एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक वो चुटकुला भी सुनने को मिलता है कि एक गरीब आदमी एक ज्योतिषी को हाथ दिखाता है और कहता है जी मेरे समय के बारे में बताओ। ज्योतिषी बोलते हैं कि तुम्हारा तो समय बहुत ख़राब आ रहा है, कम से कम 50,000 रुपये लगेंगे, तब तुम्हारी पूजा करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो बोलता है महाराज 50,000 रुपये तो है नहीं। तो पूछते हैं चलो और बताओ, अगर 50 नहीं है तो फिर आप 21,000 वाली पूजा करवा लो। 21,000 भी नहीं है, 11,000 वाली पूजा करवा लो। कहता है इतने भी नहीं है। एंड में बात आती है कि 100 रुपये भी नहीं है मेरे पास महाराज। तो फिर वो ज्योतिषी ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ेगा, तुम तो ऑलरेडी ऐसी स्थिति में हो, इससे ज़्यादा नीचे क्या जाओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है और आप विरक्ति के भाव से प्रभावित हैं, आप ऑलरेडी ऐसे हैं कि कम लोगों में बैठना पसंद करते हैं, बड़े ग्रुप में इकट्ठे होके लोगों से बातचीत करना, मेल जोल रखने का मूल स्वभाव नहीं है, इंट्रोवर्ट हैं, तो अगर ये ट्रेट आप ऑलरेडी लेकर बैठे हैं तो अगर शनि का ट्रांजिट आएगा भी तो आपके लिए कोई खास नेगेटिव नहीं कर पाएगा। नेगेटिव उनके लिए होगा जो चाहते हैं कि मेलजोल हो, जो चाहते हैं कि लोग हमें पूछें, जो चाहते हैं कि भोग की वस्तुएं मेरे आसपास हमेशा रहें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ऐसी राशियों में है जो भोग को इंडिकेट करती है, जैसे वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, या और ऐसी राशियाँ जहाँ पर आप चाहते हैं कि सत्ता मेरे हाथ में हो, लोग मुझे पूछें, मुझे साइडलाइन ना किया जाए, तो वहाँ वालों के लिए तो दुख का कारण समझ में आता है। लेकिन अगर आप पैदा हुए धनु राशि में, मीन राशि में, कुंभ राशि में, जहाँ पर ऑलरेडी आप विरक्त हैं, आपके घर वाले यही बोलते हैं कि साधु आ गया हमारे घर में या कोई संत जैसा स्वभाव है,
तो आपके ऊपर इस 7.5 का कोई खास असर नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, 2 फैक्टर मैंने अभी तक बोले। एक तो मैंने कहा आपको कि चंद्रमा कितना बली है, और दूसरा आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि का प्रभाव अगर ऑलरेडी है तो ये उस बात को इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर 7.5 का असर कम होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है और फिर शनि का प्रभाव उसके ऊपर है और फिर 7.5 यानी तो खराब है, तो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा बली है और कुंभ में, मीन में, धनु में, इस तरह की राशि में है और यह शनि से प्रभावित भी है, तो हम कहेंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मन अगर आपका प्रफुल्लित है, बलवान है और विरक्ति के भाव में भी बलवान है, तो फिर 7.5 आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप दुखी हैं, आप विरक्ति से दुखी हैं, आप ऑलरेडी परेशान रहते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं तो अकेला ही चलना पड़ रहा है, किसी ने ज़िंदगी में कभी कोई साथ नहीं दिया, किसी का भला करता हूँ तो उल्टे में मुझे और चाल सुनने को मिलती है। ऐसी स्थिति में 7.5 आएगी तो फिर आपको वो चीज़ें दोबारा हरी कर जाएगी, मतलब जख्म हरे करना जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि अगर बली चंद्रमा, मान लीजिए किसी का पूर्णिमा का चंद्रमा धनु में है या मकर में है या कुंभ में है या मीन में है, मैं कहूँगा महाराज आपको कोई परेशानी नहीं है, आपकी 7.5 कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी विरक्ति के ट्रेट लेकर पैदा हुए हैं और उसमें 7.5 आपको तो हेल्प ही करेगी। तो ये 2 फैक्टर हुए, शनि की पोजीशन और चंद्रमा। तीसरा फैक्टर है दशा और अंतर्दशा। देखिए दशा अंतर्दशा क्या होती है, हमारी ज़िंदगी में 9 ग्रह जो कुंडली में बैठे हैं, इनका वक्त आता है, हर ग्रह का वक्त आता है कि अब मैं अपने हिसाब से कैसे परिणाम दूँ। ऐसा हो सकता है कि जिनकी ज़िंदगी छोटी हो या क्या कहें, जिनके 80 साल में 70 साल में जाए तो आउट ऑफ 9 5 6 7 8 प्लैनेट की दशा देख पाएँ, सभी की ना देख पाएँ, लेकिन फिर भी यह है कि ऑलमोस्ट कुंडली के 80% प्लैनेट का टाइम तो नॉर्मली एक व्यक्ति देख ही लेता है। तो वो अलग अलग ग्रहों का जब टाइम आता है तो उस हिसाब से वो अपना फल देते हैं। हो सकता है जन्म कुंडली में आपका दशानाथ शनि को पीड़ित कर रहा हो, आपकी मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल ने कुंडली में शनि को पीड़ित किया हो। अगर ऐसा है तो 7.5 का असर आप पर कम होगा। आपने वो कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी ने शनि को छुड़वाया था रावण के चंगुल से, और कहानी कही जाती है कि इस वजह से शनि कृतज्ञ हैं हनुमान जी के लिए, तो हनुमान जी की उपासना भी करते हैं 7.5 में। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं अगर बली मंगल की महादशा है और वो शनि को देख रहा है तो आपको 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं। मतलब दशा अंतर्दशा अगर ऐसे ग्रह की है तो आपके लिए फायदेमंद है, और अगर मान लो दशा मेरी चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा कमजोर भी है और फिर 7.5 भी आ गई, तो मैं कहूँगा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा मन को प्रफुल्लित रखें, अपने ऐसे लोगों के बीच में बैठे जिनसे आपकी बनती है, और दायरा बड़ा रखें, कमरे में अकेले ना रहें, कम अंधेरे में ना रहें, कम रोशनी में ना रहें, क्योंकि अगर इस तरह के माहौल में आप चले जाएंगे तो वहाँ शनि प्रधानता और बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि दशा का कितना महत्व है, कि अगर एक बली क्रूर ग्रह की दशा है जो शनि को पीड़ित कर रहा है तो 7.5 का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक उस ग्रह की दशा है तब तक। और अगर आपके ऐसे कोई कमज़ोर ग्रह का दशा है जो ऑलरेडी शनि से ही पीड़ित है, तो 7.5 में फिर घबराने की या थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है। घबराना तो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है, उसके लिए फिर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो लोग मिस कर जाते हैं वो है आपका खुद का लग्न। देखिए राशि के साथ साथ लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी 7.5 का विचार करें ना तो कोशिश करें ये देखें कि लगन और चंद्रमा दोनों से शनि का जो गोचर हो रहा है वो क्या किसी कॉमन हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर हाँ तो आप उस भाव के लिए सचेत करिए या सचेत रहिए कि भैया ये वाला भाव जो है उसमें प्रॉब्लम आने के योग है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं कि एक कुंडली में लगन हो मेष और राशि हो मकर, ठीक है, लगन हो मेष, राशि हो मकर। अब मकर राशि में जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ पर शनि आ जाए तो हम कहेंगे शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है और चंद्रमा से 7वें घर को भी देख रहा है।
ठीक है, चंद्रमा से 7वें घर को भी देख रहा है। और उसी कुंडली में क्योंकि मेष लगन है तो शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के 7वें घर पर भी आएगी। तो अगर दोनों जगह से एक ही घर पर दृष्टि आ रही है तो आप कहें कि उस घर का, विवाह वाले भाव का, वैवाहिक जीवन का इस दौरान आप विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर कुंडली में दूसरे भाव, जन्म कुंडली के दूसरे घर और चंद्रमा से दूसरे घर दोनों पर शनि का प्रभाव हो तो आप बोले कि इस समय फाइनेंस को आप अच्छे से मैनेज करें, पैसे को लेके नुकसान हो सकता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिन लोगों का फिलहाल धनु लगन है, धनु नहीं, चलो थोड़ा लगन हम चेंज करते हैं, वृश्चिक लगन है। अगर वृश्चिक लगन है और आपकी राशि कुंभ है, आपका चंद्रमा 4थे घर में कुंभ राशि में बैठा है, तो क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि शनि महाराज आपके चंद्रमा से दूसरे घर में गोचर करेंगे। शनि महाराज आपकी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे घर में गोचर करेंगे और वहां से उसकी 10वीं दृष्टि आपके जन्म कुंडली के दूसरे घर पर भी आएगी। यानी अगेन वो जो मैंने अभी कहा, वित्त को लेके जो चिंताएं हैं यहां पर अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ज़रूर करनी चाहिए। फंड मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि किसी गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए, पैसा व्यर्थ में ना बह जाए, इसको आपको ध्यान देना है। इसी कुंडली में क्योंकि अभी डिस्कशन चल रहा है तो जो चंद्रमा है वो जन्म कुंडली के 11वें घर को भी देखेगा। अगर आपका वृश्चिक लगन और मीन राशि, कुंभ राशि है तो 11वें घर पर यानी कन्या राशि पर उसकी पूर्ण दृष्टि आएगी। और कहाँ से? लगन से 11वें घर पर, और चंद्रमा से 11वें घर पर भी, जहाँ चंद्रमा बैठा है कुंभ, उससे 11वें घर पर जाएंगे, धनु राशि आएगी, वहां पर भी शनि की दृष्टि आ रही है। तो आपको आय और धन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि चंद्रमा और लगन दोनों को कंबाइन करके देखें कि किस घर पर उसकी दृष्टि आ रही है, उस आधार पर आप बात करें कि यहां को लेकर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये स्पेशल इफेक्ट यहां के लिए मिलेगा। तो इससे बड़े आसानी से आप फलित कर पाएंगे कि पूरी कुंडली में इतने सारे घर है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे, उसको पिन पॉइंट करके आप एक घर बताएंगे कि फिलहाल यहाँ का ध्यान रखो, अगली बार 2.5 साल बाद फिर मिल लेंगे, अगर कहीं और की दिक्कत होगी तो बात कर लेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह इसको देखना। एक और चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि 7.5 से डरे क्यों? ऐसा क्या है शनि महाराज में? बाकी भी तो ग्रह हैं उस, और लगभग उतने क्रूर और ग्रह भी हैं, मंगल भी है, राहु भी है, तो हम इन्हीं से क्यों हमें भय लग रहा है? तो या शास्त्रों में इसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्यों बताया गया? तो एक कारण तो ये है कि शनि सबसे धीमा चलता है, तो अगर नेगेटिविटी ग्रेजुअली हमारी लाइफ में आए तो हमें पीड़ा देती है या हमें लगता है कि ये पीड़ादायक है। दूसरा, शनि लर्निंग करवाता है, आपको सीख देके जाता है कि आप गलत करें, इसको करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज ऊपर जाके आपको भुगतना पड़ेगा। इस पर एक पॉडकास्ट भी है मेरा कि शनि और यमराज, ये दोनों भाई बताए जाते हैं, इन दोनों के कर्म या इन दोनों की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अभी अगर उसको कट शॉर्ट करके मैं बताऊं तो शनि आपको आगे आने वाले ज़िंदगी में, आगे आने वाले जन्म में काटना ना पड़े, इसलिए अभी आपको रेक्टिफाई कर देता है, आपको पनिश करके वो डाइल्यूट कर देता है रिजल्ट, कि आपकी परेशानी अगली लाइफ तक कंटिन्यू ना हो। तो 7.5 से फिर घबराने की जरूरत नहीं, खुश होने की जरूरत है कि चलो अभी हमारे, अगर हमने कुछ बुरा किया है तो कट जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पंचम भाव को छोड़ दिया जाए तो 7.5 के दौरान हर भाव की कटाई छटाई शनि महाराज ने इस बार करनी है, 7.5 के दौरान करनी है। अब विषय पर फिर वापस आते हैं। इसके अलावा शनि डिसिप्लिन चाहता है, संयम चाहता है, नियम चाहता है। अभी तक होता है कि भाई कई बार होता है ना, काम पर हम ध्यान नहीं दे रहे होते लेकिन फिर भी काम में कमाई हो रही होती है, ऊपर वाला इतना आशीर्वाद देके हमें कर रहा होता है कि हम ध्यान ना भी दे तो भी आपके पास पैसा भी आ रहा है, काम भी बढ़ रहा है। शनि ये चाहता है कि आप अपने नियमों को फॉलो ज़रूर करें, कर्म स्थान पर रेगुलर जाएं। जैसे अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, 7.5 के दौरान अगर किसी व्यापारी के काम में कमी भी आ जाए तो भी मेरे भाई टाइम से दुकान या काम खोलो, शोरूम खोलो, टाइम से जाओ, टाइम से आओ, चाहे कम ग्राहक आए तो भी वहाँ बैठे रहो, क्योंकि इस समय जिन लोगों से आप मिलेंगे वो आगे जाके बड़ा काम दे सकते हैं। ये समय सीखने का है, लोगों से कनेक्ट करके उनसे समझने का है। तो इस वजह से शनि महाराज नियम चाहते हैं
और नियम चाहने का मतलब ये है कि जो भी अलग अलग हाउसेस को लेके, फिजिक को लेकर ही सोच लेते, समझिएगा इसको कि अगर देह में कोई कष्ट आ रहा है, आपको लग रहा है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको लग रहा है मेरी शरीर में ये कमियां बढ़ रही हैं, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तो भाई ग्रेजुअली अभी से लगना चालू करो, अपने शरीर को थोड़ा तपाओ, नियम फॉलो करो, कंट्रोल करो, परहेज करो, तो ये बहुत अच्छा है। तो 7.5 खराब नहीं है, 7.5 आपको आगे की लाइफ बेटर करने की सलाह देती है, तो इसलिए इसे डरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों की ज़िंदगी में 7.5 में उन्नति होने लग जाती है अवनति के बजाय, और कहते हैं 7.5 में तो मैंने खूब कमाया। देखिए इसके लिए क्या होता है कि अगर लगन कुंडली से शनि महाराज शुभ भाव के स्वामी है तो फिर आपको प्रॉब्लम कम आती है। क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूँ कि अगर आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि महाराज स्वयं है, तो अगर भाग्य स्थान का अधिपति किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा, किसी भाव के ऊपर से गोचर करेगा, हो सकता है चंद्रमा से वो खराब हो, लेकिन लगन से अच्छा होने की वजह से वहाँ नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती। तो लगन कुंडली में शनि अच्छे भाव का अधिपति हो तो उस ट्रांजिट से घबराने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसकी बजाय फायदा होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज 7.5 के लिए हमने क्या देखा, तो 7.5 के लिए हमने देखा चंद्रमा किस राशि में है। क्या हमने चंद्रमा के अलावा मंगल, गुरु, शनि, लग्न कौन सा है, इस पर ध्यान दिया? तो उत्तर है नहीं। तो बिना उनको देखे आप कैसे किसी एक ग्रह के ऊपर से दूसरे ग्रह के गोचर की वजह से सारी परेशानियों का कारण उसे बता दें? मैंने क्या देखा है कि कई बार क्लाइंट आते हैं, वो आके बताते हैं साहब मेरी 7.5 चल रही है, फलाने पंडित जी ने कहा था, तो इस वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 7.5 आइसोलेट करके या आप बाकी कुंडली से अलग करके नहीं देख सकते हैं। आपको ये देखना होता है मेरी पत्रिका में बाकी ग्रहों से शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या कुछ वहाँ अच्छा फल मैं सोच सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन जो लोग जानते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनके लिए आसान है। आप कुछ मत करिए, आप अष्टक वर्ग खोलिए अपना और वहाँ देखिए शनि आजकल जिस राशि में गोचर कर रहा है वहाँ पर लगन से, लग्नेश से और भाग्येश से बिंदु मिल रहे हैं क्या? अगर मिल रहे हैं तो 7.5 अपनी जगह, आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम अच्छा जाने वाला है। समझिएगा, चंद्रमा से तो बिंदु मिलेंगे ही नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही तो 7.5 लगी है। चंद्रमा जहाँ बैठा है उसकी वजह से ही 7.5 लगी है। पर आप लगन से बिंदु मिला के नहीं, लग्नेश ने बिंदु दिया कि नहीं, भाग्याधिपति ने बिंदु दिया कि नहीं, अगर आपका भाग्य का मालिक परिणाम देने में सक्षम है, आपका लगन का स्वामी मजबूत है, आपका लगन मजबूत है, तो मेरे भाई ये तो गोचर आते जाते रहते हैं, इतना कोई टेंशन की बात नहीं होती है। मुझे याद है अभी एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी से मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो वो बोले कि मेरा सर समय खराब होने वाला है, मेरी 7.5 चालू हो रही है। मेरी मकर राशि थी, उस समय की बात है जब मकर राशि पर 7.5 आरंभ भी हुई थी, धनु में जब शनि आया था, क्षमा कीजिएगा। तो वो बोले कि सर मेरा टाइम बड़ा ख़राब आ रहा है। ना आपकी दशा अच्छी है, आपके पॉइंट अच्छे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? कि नहीं वो 7.5 खराब करती है। तो मैंने कहा अगर ख़राब करती है, प्रशासनिक अधिकारी थे, उम्र लगभग 55 साल की रही होगी, तो हम मेरे लिए तो बड़ा आसान था काम, मैंने बस ये किया ना, आज से 30 साल पहले चले जाइए जब धनु में शनि आया था, उस टाइम पीरियड पे आप क्या कर रहे थे मुझे ये बताइए। तो उस जातक ने कहा उस समय तो मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे था, मुझे अचानक से प्रमोशन मिल गया, लाइफ बड़ी अच्छी हो गई थी, ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो गया था। मैंने कहा भैया तब भी तो आपकी 7.5 स्टार्ट हुई थी, तब तो आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ, तो अब क्यों डर रहे हैं? अब इसलिए डर रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया, उस समय आपको पता ही नहीं था 7.5 है। तो कई बार होता है ना, प्रॉब्लम का सुन के आप उसको, मैनिफेस्टेशन आजकल बड़ा चलता है, ये शब्द मैंने सुना है कि आप सोच सोच के उसको क्रियान्वित कर लेते हैं। आप हर नेगेटिव चीज़ में, जो भी आपके साथ नेगेटिव होता है, आप सोचते हैं ये 7.5 की वजह से हुआ है। ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा 7.5 बिल्कुल खराब परिणाम नहीं देती है। अगर आप नियम से जा रहे हैं, आप संयम है आप में, आपकी शनि आपका चंद्रमा जिस राशि में वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है, आप बैलेंस पर्सनैलिटी है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 7.5 देखते वक्त ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि लगन से शनि किन भावों का अधिपति है, और वो आपको हेल्प करता है ओवरऑल परिणाम बताने। और अष्टक वर्ग का मैंने कहा उसको ज़रूर देख लीजिए, आपको मिलेगा। जिन जिन लोगों ने 7.5 में उन्नति की है उनके केस में यही मिलेगा, लगन से, लग्नेश से और भाग्याधिपति से बिंदु मिल गया,
उनका काम हो गया, तो 7.5 अपना चलती गई, उन्हें पता भी नहीं लगा। इसी प्रकार एक चीज़ और होती है जिसे योग बोलते हैं। नेटल चार्ट में आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बैठे कैसे। अब अगर शनि किसी राजयोग का पात्र है, किसी राजयोग में लिप्त है, अब ऐसा ग्रह अगर कुंडली में अलग अलग भाव में गोचर करेगा भी, तो वहां पर वो राजयोग को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर भाग्येश है आपके लिए शनि, या किसी अच्छे घर का मालिक है, ऑलरेडी कुंडली में राजयोग बना के बैठा था, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं, 7.5 के दौरान जिन जिन ग्रहों के ऊपर से शनि गुजरे, दोबारा बोलता हूं, 7.5 के दौरान जिन जिन ग्रहों के ऊपर से शनि गुजरे, उन सब भावों के स्वामी, मतलब उन जिन जो ग्रह है वो जिन जिन भावों के अधिपति हो, उन सब की उन्नति आपको देखने को मिलती है। रिसेंटली एक चार्ट आया जिसमें सूर्य, शुक्र, बुध ये तीनों बैठे थे कुंभ राशि में, और अभी उसके ऊपर से चंद्रमा बैठा था मीन में। तो वो जातक बोले कि सर 7.5 का मिड फेज स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा पहले 2.5 साल में क्या हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। वो बढ़िया क्यों हुआ? क्योंकि शुक्र बुध उस कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी थे। ठीक है, मैं वृषभ लगन की पत्रिका थी, तो वृषभ लगन में क्या होता है कि लगन का स्वामी शुक्र बनता है, पंचम का स्वामी बुध बनता है, सूर्य चौथे का स्वामी बनता है, कुल मिला के ओवरऑल अच्छे अच्छे भावों के स्वामी ये ग्रह बन जाते। धन भाव का स्वामी भी बुध बनता है। उनके ऊपर से जब शनि महाराज गुजरे तो उन 3-4 भावों के बड़े अच्छे फल उन्हें प्राप्त हुए। कह रहे मेरा तो बड़ा अच्छा टाइम निकला है। तो ये अच्छा टाइम क्यों निकला? क्योंकि जिन ग्रहों के ऊपर से जा रहे हैं उन भावों के अधिपतियों को लाभ मिलता है। इसको जरूर समझिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, विशेषकर सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देके जाता है, इसको शुभ माना जाता है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है जिनका भी सूर्य के ऊपर शनि का गोचर हो। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, उसके ऊपर शनि जाए तो थोड़ा अपने आप को बिजी कर लीजिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए, आउटडोर एक्टिविटी में लगिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। एक तो ये रेमेडी है। दूसरी रेमेडी क्या है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि 7.5 के प्रभाव को कम किया जाए? देखिए, शनि पर उपकार का कारक है, परमार्थ का कारक है, दूसरों के लिए काम करता है। इसीलिए शनि को नौकरी से भी जोड़ के देखा जाता है कि नौकर आदमी को कहता है भाई ये शनि है। क्यों है शनि? क्योंकि वो दूसरे के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। स्वाभाविक है, कुछ लेता भी होगा, लेकिन काम वो दूसरों के आ रहा है। तो महाराज आप भी दूसरों के काम आइए, आप भी शनि में हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि अपनी तनख्वाह या अपनी कमाई में से एक पोर्शन कोशिश कीजिए कि बीमार वृद्ध व्यक्तियों के लिए आपके जा सके, उनकी सेवा हो सके। किसी ऐसे आश्रम में दे दीजिए जहां आपको लगता है कि यहाँ एक्चुअली सेवा होती है। मैं तो ये कहूँगा बेहतर ये रहेगा कि आप वहां जाकर खड़े हो जाएं और अपने हाथ से करें। कोशिश कीजिए उस दिन शनिवार या चंद्रवार हो, यानी सोमवार या शनिवार हो। ये साल में अगर आप एक बार भी रिपीट करते हैं, एनुअली करते हैं 7.5 साल के दौरान, आई कैन अश्योर यू कि कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, शनि पर उपकार का कारक है। ऐसे में वृद्ध विकलांग लोगों की अगर आप मदद कर पाएं, और वो भी सोमवार या शनिवार के दिन, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग अपने भोग में लिप्त होते हैं और अपनी कमाई पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए 7.5 का समय अनिष्टप्रद जाता है। क्योंकि शनि चाहता है कि भैया बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डाइल्यूट करो। तो वो डाइल्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वो लोगों को, भाई मेरा तो काम नहीं चल रहा है, मेरी तो बड़ी दिक्कत है, अगर बांट के रखोगे तो कोई परेशानी आती नहीं दिख रही। और जब हम कहते हैं बांटने की बात, तो सबसे ज़्यादा दूसरों के लिए करने वाले देवताओं में जिनका सबसे प्रथम नाम आता है वो है महादेव। तो महादेव की उपासना शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में, क्षमा कीजिएगा, विशेष लाभप्रद होती है। और एक बात और मैं कहूँगा, शनि की दशा में जब मैं महादेव को याद करने की बात कर रहा हूँ, तो आप अगर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, वो आपकी अपना क्या कहूँ, भगवान के प्रति आपकी आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, भगवान के आचरण को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उन जैसा बनने की कोशिश कीजिए कि खुद कुछ रखा नहीं, औरों के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा स्वभाव आपने कर लिया तो 7.5 आपके लिए विशेष लाभप्रद है।
अन्यथा इस समय दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ बड़ा अच्छा रहता है। इन केस अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है तो शनि की 7.5 के दौरान आप उसका पाठ करें, बहुत लाभ रहेगा। फाइनेंशियल इश्यूज जो है या जो पैसा स्टकअप हो गया है वो खुलेगा, ये करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा जो इस टाइम की जाती है, भगवान कृष्ण की उपासना भी बहुत ज़्यादा 7.5 के दौरान बताई जाती है। तीनों देव की बात करूंगा मैं, उन तीनों देव की जो दूसरों के लिए जिए। वैसे तो देव है ही वो जो दूसरे के लिए करे, लेकिन अगर आप हनुमान जी की बात करें तो उन्होंने वही नौकर, अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया, क्षमा प्रार्थी हूँ कि भगवान के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन सेवक बनकर ही हनुमान जी ने वो ख्याति पाई जो कि और लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पद सेवा से उनको लाभ हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों के उस युद्ध में सम्मिलित हुए जहाँ पे उनका कोई अपना स्टेक नहीं था। वो चाहते तो वो न्यूट्रल रह सकते थे, लेकिन उसमें भी वो लिप्त होकर सत्य के लिए, सेवा के लिए, जो भी इसको समझे, उसमें वो लिप्त हुए। तो भगवान कृष्ण की आराधना भी 7.5 में बहुत लाभ देती है। और महादेव के बारे में तो क्या कहें, आप सब जानते हैं, अमृत मंथन और समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने ही विष का पान किया। वही दूसरों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इसमें करना बड़ा अच्छा रहता है 7.5 में, ठीक है। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए, कि अगर कुछ अपना स्ट्रेस डाइल्यूट करने के लिए आप खेलकूद में लग सकें 7.5 के दौरान, तो वो आपके लिए लाभप्रद है। तो कुल मिला के 7.5 में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भूल रहा हूँगा। इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर बताइएगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बारे में और बताइए कि 7.5 में ये कैसा फल रहता है, इसको कैसे देखना चाहिए। प्रयास रहेगा अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको रखें और आपके सवाल लें और उसके ऊपर हम बात करें। एक बात महत्वपूर्ण जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, वो ये था कि शनि मंत्र का पाठ भी इस दौरान अच्छा होता है। चाहे वो मैं तो विशेषकर शनि गायत्री मंत्र की ही सलाह दूंगा कि वो अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आप करें, उससे बहुत लाभ रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमें कुछ नई जानकारी जानने को मिली या पता था इसके बारे में, जो भी था ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और दिलचस्प ज्योतिष से जुड़े वीडियो यहाँ पर आपको लगभग 550-600 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इसी तरह की जानकारी साझा की गई है। बाकी परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलते हैं, इस यात्रा को आगे भी जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।